हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 12 इकोनॉमिक्स का सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे और हम देखेंगे कि एग्जाम में आपका पेपर कैसा आता है और किस तरह से आपको उसका सॉल्यूशन करना होता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कुछ इंस्ट्रक्शन देख लीजिए क्या होती हैं पेपर के अंदर। तो पेपर आपका दो पार्ट में डिवाइड होता है, का और खा। एक होता है समष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा जो होता है वो भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। ठीक है ना, तो आपकी ये दो बुकें हैं, इनमें से क्वेश्चन आते हैं और 20 मार्क्स के जो आपके एमसीक्यू आते हैं दोनों बुक में से 10-10 मार्क्स के। ठीक है, और 3-3 मार्क्स के 4 लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं जो 60 से 80 वर्ड में देने पड़ते हैं। 4-4 अंकों के 6 लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं जो आपको 80 से 100 वर्ड में देने पड़ते हैं और 6-6 अंकों के 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं जो आपको 100 से 150 शब्द के अंदर देना पड़ता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं समष्टि अर्थशास्त्र का जो सेशन है। तो समष्टि अर्थशास्त्र के सेक्शन में हम देखेंगे क्वेश्चन जो 10 एमसीक्यू आते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे देखिए क्वेश्चन है कथन और कथन दो। ठीक है, इनमें दो कथन दे रखे हैं और इन कथनों के दे रखे कथन ए सत्य है या दो, कथन दो असत्य है, कथन एक सत्य है या दो असत्य है, कथन एक और दो दोनों सत्य हैं या कथन एक और दो दोनों सत्य हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले कथन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और समझना है, उसके बाद आंसर देना है। जैसे इसमें दे रखा है किसी द्विक्षेत्रक अर्थव्यवस्था में उपभोग व निवेश व समग्र मांग के दो घटक होते हैं। ठीक है, सही बात है, दो क्षेत्रक अर्थव्यवस्था में ये चलता है। लेकिन क्या समग्र मांग वक्र सदैव मूल बुंदी से धनात्मक ढाल का होता है? ठीक है, तो ऐसा नहीं कह सकते ना भाई कि वो हमेशा क्या होगा, धनात्मक बनाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कह सकते हैं ये वाला तो सही है लेकिन ये गलत है। तो इसका मतलब आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो आपका पहला वाला सही हो जाएगा, कथन ए सत्य है और कथन दो जो है वो असत्य है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका है, भुगतान संतुलन के घाटे से तात्पर्य डैश पर आधारित होता है। तो जो आपका घाटे का जो खाता होता है भुगतान संतुलन के अंदर, जो घाटा होता है वो किसके अंदर काउंट किया जाता है? चालू खाता भुगतानों की चालू खाता प्राप्तियों से, पूंजीगत खाता भुगतानों की पूंजीगत खाता प्राप्तियों से, स्वैत भुगतानों की स्वैत प्राप्तियों से, समायोजित भुगतानों की समायोजित प्राप्तियों से। ठीक है, तो देखिए जो घाटे की बात होती है तो वो कहां से आता है, वो स्वैत भुगतानों से लिया जाता है। इसलिए इसका आंसर जो होगा आपका वो सी हो जाएगा, स्वैत भुगतानों की स्वैत प्राप्तियों से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा एक ऐसी संपत्ति है जिसे भविष्य के लिए संग्रहित किया जा सकता है। सही बात है ये। ठीक है, तो ये मुद्रा के किस कार्य को दिखा रहा है? क्या मूल्यमान को दिखा रहा है? नहीं। स्थगित भुगतान का मानक है? नहीं। अगर संचय की बात आ रही है ना, क्योंकि भविष्य में वो यूज करेगा तो संचय की बात होगी, तो ये मूल्य का संचय, ये इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय मुद्रा के मूल्य ह्रास को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने खुले बाजार में भारतीय मुद्रा को क्रय करने का निर्णय लिया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस टाइम क्या हो रहा है कि जो मूल्य ह्रास हो रहा है, तो इसलिए गवर्नमेंट नहीं चाहती ना उसका पैसा बाहर जाए, तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे प्रतिबंधित तृतीय, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रही है। ठीक है, जहां गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है यानी सरकार इंटरफेयर करती है तो वो किसके अंदर आ जाता है, वो आता है प्रतिबंधित तृतीय के अंदर। ठीक है, तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी अर्थव्यवस्था में निवेशक गुणांक 4 है तथा स्वैत उपभोग 30 करोड़ है तो प्रासंगिक उपभोग फलन निकालना है। ठीक है, तो इसके अंदर हमें क्या दे रखा है, इसके अंदर हमें दे रखा है के कितना 4 दे रखा है। ठीक है, और जो कंजप्शन दे रखा है वो स्वैत कंजप्शन दे रखा है वो कितना दे रखा है, 30 दे रखा है। ठीक है, क्या निकालने के लिए कह रहा है, कह रहा है भाई इसमें कौन सा जो है हम उपभोग फलन बना सकते हैं। तो के हमारा जो होता है, के का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस एमपीसी। ठीक है, तो एमपीसी निकाल लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 4। ठीक है, और 1 हो गया यहाँ पे, और 1 - हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 - और इधर हो जाएगा 1/4। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.25। ठीक है, तो आपका एमपीसी क्या हो जाएगा, एक उधर जाएगा, तो एक से अगर हम माइनस करते हैं 0.25, तो एमपीसी कितना हो गया आपका 0.75। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें देखिए 0.75 आ रहा है, किसी में ये आ रहा है। ठीक है, तो आपका आंसर ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से करना है आपको, लेकिन उसके लिए फॉर्मूले याद कर लेने, सबसे जरूरी है फॉर्मूले, तो फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो आंसर आपका क्या आ गया, ए आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, यदि राष्ट्रीय आय में वृद्धि व बचत में वृद्धि के बराबर है, ठीक है ना, यानी राष्ट्रीय आय में वृद्धि और बचत में वृद्धि बराबर है, तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी का मूल्य क्या होगा? देखो भाई, जितनी आपने आय हुई है उतनी अगर आपने बचत में वृद्धि कर दी है तो कहां से एमपीसी दिखाई देगा आपको, तो क्या कह देंगे, किसके बराबर हो जाएगा, शून्य के बराबर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निजी बगीचों में उगाई, ये कॉलम ए और दो दे रखा है, तो युग में पेयर का चयन करना है, कौन सा सही है। नीचे बगीचों में उगाई गई सब्जियां हैं, गैर विपणन गतिविधि है, और टैक्सी के तौर पर अगर कार प्रयुक्त कर रहा है तो क्या उपभोक्ता वस्तु होगी ये। एक गृहस्थ द्वारा उपयुक्त वातानुकूलित यंत्र क्या है, वो पूंजीगत वस्तु होगी। एक छात्र को दी जाने वाली छात्रवृत्ति कारक आय होगी। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही लग रहा है आपको, अगर देखें तो हम,
तो इसमें लग रहा है हमें ये निजी बगीचों में जो उगाई गई सब्जियां होती है वो गैर विपणन गतिविधि होती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित तालिका को पूरा करना है। ठीक है, तो क्या कह रहा है भाई, पहले कृषक था, कृषक ने क्या किया है, कुछ उत्पादन किया है 2000 रुपए का, उसके बाद बेकर को दे दिया है। तो बेकर ने क्या किया है, इसको बेकर ने इसमें कुछ उत्पादन किया, कितने कितने मूल्य वृद्धि करी है बेकर ने, 2000 की करी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4000 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद मध्यवर्ती भोग इसने 2000 किया और इधर गया। ठीक है, फिर उसके बाद ये फिर यहाँ पे चला जाता है। ठीक है, और फिर दूसरा ये पूछ रहा है। अच्छा, तो इन सब का टोटल पूछ रहा है, तो इन सब का अगर हम टोटल करते हैं तो कितना आ जाएगा, अगर आप टोटल करते हैं तो ठीक है, तो ये वाला आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा आपका, ये पहला आ गया, ये दूसरा आ गया, यानी मेरे को बी सही लग रहा है ये। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम तीसरा देखते हैं तो तीसरा क्या आ जाएगा आपका, तीसरा आपका आ जाएगा कितना था इसमें, अगर हमने 400 प्लस किया तो कितना हो जाएगा 44, 4000 था ना हमारा। ठीक है, हाँ ये 4000 ये, और उसके बाद फिर हमारा कितना हो जाएगा 44 यहाँ पे आ जाएगा ना। अगर हम इसको क्या करते हैं, अगर ये हमारा कितना था 10400 था, इसमें से अगर हम माइनस कर देते हैं कितना 6000, तो हमारा हाँ ठीक है ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बिल्कुल ध्यान से इसको देखना है और सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए कि एक ब्रिटिश पाउंड का मूल्य बाजार ताकतों के कारण 70 से बढ़कर कितना हो गया है, 80 हो गया है। तो इसके अनुसार भारतीय मुद्रा के मूल्य में क्या हुआ। ठीक है, आप देख रहे हैं कि 70 था पहले पाउंड, अब उसकी वैल्यू कितनी हो गई है, 80 हो गई है। तो आपकी नजर में क्या हो रहा है, हमारी मुद्रा का, हमारी मुद्रा क्या हो रहा है, मूल्यह्रास हो रहा है ना, क्योंकि हमारी मुद्रा की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मूल्यह्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए राष्ट्र वाई की तुलना में राष्ट्र एक्स की मुद्रास्फीति अधिक है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मुद्रास्फीति जो हमें क्या देखने को मिल रही है, ज्यादा देखने को मिल रही है। इस संदर्भ में अन्य बातें समान रहने पर निम्नलिखित में से किस परिस्थिति से होने की संभावना सर्वाधिक है। तो क्या होगा, अगर इसकी ज्यादा मूल्य वृद्धि हो रही है तो हमें क्या देखने को मिलेगा, परिस्थितियां क्या होंगी, राष्ट्र एक्स में व्यापार संतुलन अधिशेष बचेगा, राष्ट्र एक्स में व्यापार संतुलन घाटा बचेगा, या राष्ट्र एक्स से राष्ट्र वाई में निर्यात में वृद्धि होगी, या राष्ट्र वाई में व्यापार संतुलन जो होगा वो घटेगा। तो देखा जाए, देखिए क्योंकि मुद्रास्फीति यहां बढ़ रही है, तो इसका मतलब कह सकते हैं जब मुद्रास्फीति ज्यादा हो जाएगी तो सामान नहीं बिकेगा इसका, तो व्यापार संतुलन के अधिशेष में क्या होगा, अधिशेष बढ़ेगा ना, सॉरी, अगर मुद्रास्फीति बढ़ रही है सामान ज्यादा बिकेगा तो क्या होगा, व्यापार में संतुलन में अधिशेष बचेगा। ठीक है, हाँ तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन को पढ़ें, अभिकथन है और कारण है के बीच विकल्पों में से एक सही विकल्प चुनना है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, अभिकथन है पूर्ण रोजगार से तात्पर्य अनैच्छिक बेरोजगारी के अभाव से है। कारण आर, पूर्ण रोजगार की स्थिति में प्रचलित मजदूरी दर पर सभी सक्षम व इच्छुक व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होता है। ठीक है, तो देखिए पहला जो कह रहा है कि भाई पूर्ण रोजगार साथ पर अनिच्छिक बेरोजगारी का अभाव है, चलो ये तो सही दिखाई दे रहा है। और पूर्ण रोजगार की स्थिति में प्रचलित मजदूरी दर पर अगर सक्षम इच्छुक व्यक्तियों को काम मिल रहा है तो ये भी सही चीज है। ठीक है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये दोनों ठीक है। ठीक है, यानी अभिकथन ए जो कारण और आर दोनों सत्य हैं, और आर अभिकथन ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर जो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से अध्ययन करें। भारत में मुद्रा आपूर्ति M1 में वाणिज्य बैंकों के पास मांग जमा सम्मिलित नहीं होती है। कह रहा भाई जो मांग जमा को शामिल नहीं किया जाता, पहली चीज तो ये कह रहा है। दूसरा, मुद्रा आपूर्ति M1 से तात्पर्य एक विशेष अवधि के दौरान वाणिज्य बैंकों के पास उपलब्ध संपत्तियों से होता है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता ना, ये दोनों चीजें गलत है, क्योंकि वाणिज्य बैंकों के पास सिर्फ मांग जमाएं सम्मिलित नहीं होती ना, और भी चीजें तो होती हैं, और मुद्रा आपूर्ति के दौरान वाणिज्य बैंकों के पास उपलब्ध संपत्तियां नहीं होती। ठीक है, तो इसका मतलब कह सकते हैं दोनों गलत है। ठीक है, तो इसका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि एक रेखीय उपभोग वक्र नीचे की ओर समांतर खिसकता है तो निवेशक गुणांक का मान क्या होगा। ठीक है, जब वो नीचे की तरफ खिसक रहा है, इसका मतलब क्या है, उसके अंदर परिवर्तन नहीं हो रहा है ना। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है, उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए इसका डी आंसर हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है, मान्य कारणों द्वारा उल्लेख करें कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य हैं। ठीक है, कारण बताना है और मान्य कारण बताने की जो कथन कहा गया है वो सत्य है या असत्य है। विदेशों में निवेश से प्राप्त लाभांश पूंजी खाते के क्रेडिट पक्ष में दर्ज होता है
और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इसमें भारतीय मुद्रा के मूल्यह्रास से भारतीय निर्यातक को प्रोत्साहन मिलेगा, ठीक है। अथवा में एक क्वेश्चन और दे रखा है, स्वायत्त लेन देन का समायोजन लेन देनों में विभेद करें, ठीक है। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कह रहा है विदेशों में निवेश से प्राप्त लाभांश पूंजी खाते के क्रेडिट पक्ष में दर्ज होता है। ये जो कथन है, पहला वाला कथन जो है ये असत्य है, ठीक है। असत्य क्यों होगा? क्योंकि विदेश में निवेश से प्राप्त लाभांश चालू खाते के क्रेडिट पक्ष में दर्ज होता है, ठीक है ना, जिसको किसमें क्रेडिट किया जाता है? चालू खाते के अंदर, क्योंकि इससे देश की परिसंपत्तियां या देनदारियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसलिए जो कथन होगा आपका क्या हो गया? वो असत्य हो गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो है भारतीय मुद्रा के मूल्यह्रास के भारतीय निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा, तो ये कथन सत्य है, बिल्कुल सही है, क्योंकि भारतीय मुद्रा के अवमूल्यन से भारतीय निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि भारतीय निर्यात दुनिया के अन्य देशों के लिए अपेक्षाकृत सस्ता हो जाएगा। इससे भारतीय निर्यात की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ेगी, ठीक है। तो लोग क्या करेंगे? ज्यादा भारत से निर्यात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ की जो वैल्यू होगी थोड़ी कम हो जाएगी, तो उनको लगेगा भाई यहाँ पे प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा था? स्वैत्त लेन देन, ठीक है, और समायोजन लेन देन में विभेद बताना है। तो क्या होता है हमारा स्वैत्त लेन देन और समायोजन लेन देन में हम देखते हैं। स्वैत्त लेन देन समझते हैं पहले क्या होता है। देखिए स्वैत्त लेन देन वे अंतरराष्ट्रीय आर्थिक लेन देन होते हैं जो भुगतान संतुलन की स्थिति पर निर्भर नहीं करते हैं, ठीक है। तो इनका भुगतान संतुलन से लेना देना नहीं होता है। ये लेन देन आमतौर पर आर्थिक उद्देश्य के साथ किए जाते हैं, ठीक है। तो इनका कुछ आर्थिक उद्देश्य होता है। भुगतान संतुलन खाते में इन्हें लाइन से ऊपर लेन देन कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इनका उद्देश्य जो होता है आर्थिक उद्देश्य होता है, ठीक है ना। आर्थिक व्यवस्था को ठीक करना होता है, जो हमारी अर्थव्यवस्था जो चल रही होती है उन सब चीजों को देखना होता है इसके अंदर कि भाई कितना आ रहा है कितना जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें शामिल करी जाती हैं इसके अंदर, इसलिए ये क्या होता है? लाइन के ऊपर, ठीक है। दूसरा जो आता है आपका वो होता है समायोजन लेन देन होता है। इसके अंदर क्या होता है? समायोजन लेन देन में अंतरराष्ट्रीय आर्थिक लेन देन होते हैं, ठीक है। तो इसमें अंतरराष्ट्रीय, इसमें क्या था? स्वैत के अंदर क्या था कि जो लेन देन था वो किसके ऊपर निर्भर था? हमारे भुगतान संतुलन के ऊपर, यानी जो हमारे अंतरराष्ट्रीय आर्थिक लेन देन होते हैं वो स्वैत लेन देन होते हैं, और किसके ऊपर निर्भर करते हैं? वो आर्थिक उद्देश्य के ऊपर होते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें, इसमें जो अंतरराष्ट्रीय आर्थिक लेन देन होते हैं उन्हें भुगतान संतुलन में अधिशेष या घाटे को पूरा करने के लिए किया जाता है। ये लेन देन किसी आर्थिक उद्देश्य पर निर्भर नहीं होते हैं। भुगतान संतुलन खाते इन्हें लाइन के नीचे लेन देन कहा जाता है, ठीक है। मान लीजिए अगर आपके देश के अंदर क्या हो रहा है भाई कि भुगतान संतुलन जो है वो काफी कम रह गया, मान लीजिए कि आपका जो है वो 3 करोड़ के आसपास जो है भुगतान संतुलन रह रहा है, तो आप क्या करेंगे? फिर 3 करोड़ जो लेंगे वो क्या लेंगे? लोन के रूप लेंगे, ठीक है। तो इससे क्या कहा जाएगा? समायोजन लोन लेन देन कहा जाता है, ताकि हमारा जो बीओपी होता है उनको क्या करा जा सके? दोनों को बराबर लाया जा सके, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा एक बारी। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए किसी राष्ट्र में केवल एक्स का ही उत्पादन होता है। वर्ष 2018-19 में वस्तु एक्स का उत्पादन क्रमशः 100 से 110 इकाई था। इन 2 वर्षों में वस्तु एक्स का मूल्य 50 से 55 प्रति इकाई क्रमशः था। तो 2018 को आधार वर्ष मानते हुए वर्ष 2019 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में प्रतिशत परिवर्तन की गणना करनी है हमें, ठीक है। तो चलिए टेबल में बना लेते हैं पहले इसे। 2018 का आधार वर्ष और 2019 का जो है वर्तमान वर्ष। उत्पादन कितना था? 100 था, अब उत्पादन कितना हुआ? 110। बाजार मूल्य 50 था, अब बाजार मूल्य कितना हो गया? 55। वास्तविक जीडीपी कितनी थी? वो 5000 थी, और यहाँ पे कितनी हो गई है? 5500 हो गई है, ठीक है। तो प्रतिशत परिवर्तन में निकालने के लिए कह रहा है, तो प्रतिशत परिवर्तन का जो फॉर्मूला होता है आपका वो होता है वास्तविक जीडीपी में परिवर्तन जो हुआ है, ठीक है, और आधार वर्ष का जो वास्तविक जीडीपी है, ठीक है, उसको ले लेते हैं और इनटू क्या कर देते हैं? 100 कर देते हैं। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, तो वास्तविक जीडीपी में जो परिवर्तन हम देखते हैं इससे आएगा, ठीक है। और आधार वर्ष की जो हमारी वास्तविक जीडीपी क्या थी? वो ये थी, ठीक है। तो इनको वैल्यू को पुट कर देते हैं, इनको पुट करेंगे और उसके बाद फिर क्या करेंगे? इनको माइनस करके हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो माइनस कर दिया हमने इनको, और उसके बाद हमने क्या कर दिया? इनको हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? देखें तो 10 आ जाएगा, ठीक है ना, 10%। तो कितना बदलाव आया था? 10% का आया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगस्त 2022 को द हिंदू में प्रकाशित निम्नलिखित समाचार के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति एमपीसी ने रेपो दर में 50 आधार अंकों की वृद्धि की है। भारतीय रिजर्व बैंक इस प्रकार की कार्यवाही के पीछे संभावित कारण व परिणामों की पहचान व व्याख्या करें, ठीक है। तो इसमें क्या करना भाई? कौन से कारण जिनकी वजह से बढ़ा है और उनके परिणाम क्या निकले हैं ये बताने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं हम रेपो दर क्या होती है। यह वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्य बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। इसकी वृद्धि से बैंकों के लिए उधार महंगा हो जाता है, जिससे नकदी प्रवाह प्रभावित होता है।
ठीक है, समझ में आ गया। यानी जब आरबीआई क्या करेगा, रेपो दर को बढ़ाएगा या घटाएगा, तो उससे क्या होगा, ऋण महंगा और सस्ता होगा, और उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा, ठीक है, एक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए अब कारण क्या क्या उभर कर आएंगे अगर रेपो दर घटाई या बढ़ाई जाती है। मुद्रास्फीति नियंत्रण बढ़ेगा। रेपो दर बढ़ाकर आरबीआई धन आपूर्ति घटाता है, जिससे महंगे ऋण के कारण खर्च कम होता है और मुद्रास्फीति नियंत्रित में हो जाती है। ठीक है, यानी अगर बढ़ा दिया जाएगा रेपो दर तो क्या होगा, लोग ऋण कम लेंगे, और ऋण कम लेंगे तो खर्चा कम होगा, जिससे जो मुद्रास्फीति, जो महंगाई दर है, उसको कंट्रोल में किया जा सकेगा। ठीक है, वित्तीय संतुलन को रोका जा सकता है इससे। अधिकतम तरलता से संपत्ति मूल्यों में अस्थिरता आ सकती है, जिससे रेपो दर वृद्धि से नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या करते हैं, ये कारण होते हैं जिनकी वजह से क्या करा जाता है, रेपो दर को बढ़ाया जाता है या घटाया जाता है। ठीक है, कम और ज्यादा करने के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, बढ़ाया गया है, तो बढ़ाने के लिए क्या किया गया, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करने के लिए और वित्तीय असंतुलन को रोकने के लिए किया गया है। ठीक है, परिणाम क्या होते हैं इसके, देखिए सकारात्मक परिणाम होगा इसका, क्या सकारात्मक परिणाम ये होगा कि गवर्नमेंट जो चाहती है वो कर लेती है इसके अंदर। ठीक है, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण कर लेगी, मांग घटने से महंगाई कम होने की संभावना हो जाती है, और रुपए की मजबूती होती है, विदेशी निवेश बढ़ सकता है, जिससे रुपए का अवमूल्यन रुक जाता है। ठीक है, ये हो सकता है। नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ेंगे, महंगे ऋण, घर कार शिक्षा व्यावसायिक ऋण महंगे हो जाते हैं, जिससे खरीदने की क्षमता लोगों की घट जाती है, आर्थिक विकास धीमा हो जाता है, उच्च ऋण दर से निवेश और नौकरियों में कमी आ सकती है। ठीक है, तो ये क्या हो सकते हैं, परिणाम निकल सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, कई बार घुमा के पूछ दिया जाता है, तो आपको बिल्कुल ढंग से इसको समझ लेना है कि भाई आखिर क्या कारण होते हैं रेपो दर के घटाने और बढ़ने से, क्या समस्याएं आती हैं, क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी अर्थव्यवस्था में यदि नियोजित निवेश से अधिक है तो आय, उत्पादन व रोजगार पर इससे संभावित प्रभाव की व्याख्या कीजिए। ठीक है ना, क्वेश्चन समझना है, क्या कह रहा है, नियोजित बचत जो है नियोजित निवेश से ज्यादा है। ठीक है ना, नहीं बचत ज्यादा हो रही है, निवेश कम हो रहा है, तो आय, उत्पादन और रोजगार पर इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए नियोजित बचत जो होती है हमारी, नियोजित बचत से नियोजित निवेश से अधिक होने के प्रभाव, जब किसी अर्थव्यवस्था में नियोजित बचत नियोजित निवेश से अधिक होती है तो आय, उत्पादन, रोजगार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, कैसे पड़ता है, देखिए आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कम उपभोग से मांग घटती है, जिससे कंपनियों की आय कम हो जाती है, इससे राष्ट्रीय आय में गिरावट आ सकती है। ठीक है, ये चीज हो सकती है। दूसरा, उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है, मांग में कमी से कंपनियों का जो स्टॉक है वो बढ़ जाता है, यानी सामान बिकता नहीं है ना, क्योंकि उत्पादन नहीं मांग में कमी आ जाती है, तो उत्पादन जो करके बैठे हैं उनका सामान नहीं बिकता, तो स्टॉक क्या होता है, बढ़ जाता है, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं होता, उस टाइम आय नहीं होती। अनावश्यक भंडारण से बचने के लिए उत्पादन घटाया जाता है। अब क्या होगा, उत्पादन घटेगा तो क्या होगा, नौकरियों पर प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, इससे आर्थिक गतिविधियों में मंदी आ सकती है। ठीक है, तो ये कुछ कारण हो सकते हैं। रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उत्पादन घटने से कंपनियां कम श्रमिकों की आवश्यकता महसूस करती हैं। ठीक है, और बेरोजगार बढ़ती है, जिससे लोगों की क्रय शक्ति और मांग और ज्यादा घट जाती है। ठीक है, तो ये जो अगर हम क्या करेंगे, बचत को अगर हम ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट को कम कर रहे हैं, तो इसके क्या होते हैं, ये आय पर भी प्रभाव पड़ता है, उत्पादन पर भी पड़ता है और रोजगार पर भी पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरकार के एजेंट व सलाहकार के रूप में केंद्रीय बैंक की भूमिका की व्याख्या करें। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, और इसमें अथवा में क्वेश्चन और दे रखा है, रिवर्स रेपो दर को परिभाषित करें, संक्षेप में व्याख्या करें कि किस प्रकार यह उपकरण वाणिज्य बैंकों द्वारा की गई साख सृजन को नियंत्रित करता है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय बैंक की सरकार के एजेंट और सलाहकार के रूप में भूमिका, तो सरकार के एजेंट के रूप में अगर देखें तो क्या काम करता है, भुगतान और प्राप्तियां, सरकार की वित्तीय लेन देन की जो भी बातें होती हैं वो हर चीज कौन संभालता है, वो संभालता है आपका आरबीआई। ठीक है ना, तो वित्तीय लेन देन को संभालना किसका काम है, आरबीआई का है, किसकी तरफ से, सरकार की तरफ से। सरकारी प्रतिभूतियां, बॉन्ड हो गया, ट्रेजरी बिल्स हो गए आदि का निर्गमन हो गया, रूपांतरण और भुगतान, ये जो भी चीजें होती हैं गवर्नमेंट की, सरकार की प्रतिभूतियों से संबंधित, वो सब कौन देखता है, आरबीआई देखता है। राष्ट्रीय ऋण प्राबंध, सरकार की ओर से कर्ज और ऋण भुगतान की जो भी व्यवस्था होती है वो कौन करता है, आरबीआई ही करता है। सरकार के वित्त सलाहकार के रूप में देखते हैं क्या काम करता है, आर्थिक और मौद्रिक नीतियों पर मार्गदर्शन देता है कि क्या नीतियां बनानी चाहिए ताकि देश के अंदर आर्थिक विकास जो स्थिर रहे। मुद्रास्फीति को नियंत्रण, बाजार दरों और विदेशी मुद्रा नीति पर सलाह देने का काम जो करता है ये आरबीआई। वित्तीय संकट के दौरान सरकार को सही नीतियां अपनाने में मदद करता है। ठीक है, तो एक बैंक को जो है एक एजेंट और सलाहकार के रूप में ये काम कौन करता है, आरबीआई करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिवर्स रेपो दर को परिभाषित करें और संक्षेप में व्याख्या करें, किस प्रकार यह उपकरण वाणिज्य बैंकों द्वारा की गई साख सृजन को नियंत्रित करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं रिजर्व रेपो दर क्या होता है। रिजर्व रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर वाणिज्य बैंक अपनी अधिशेष निधियों को केंद्रीय बैंक के पास जमा कराते हैं, यानी वाणिज्य बैंकों के पास ज्यादा पैसा हो गया है तो किसके पास जाते हैं, केंद्रीय बैंक के पास, यानी आरबीआई को अपना पैसा देते हैं, जिससे उनको क्या मिलता है, रिजर्व रेपो दर पर उन्हें क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। ठीक है, क्रेडिट सृजन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है,
रिजर्व रेपो दर बढ़ने पर बैंकों को अधिक ब्याज मिलता है, जिससे वे ऋण देने के बजाय केंद्रीय बैंकों में धन जमा कराना पसंद करते हैं। ठीक है, क्योंकि भाई उनको क्या होता है, जो आरबीआई से जो उनको ब्याज मिलता है वो पक्का ब्याज मिलता है ना, कोई दिक्कत भी नहीं होती है, तो इसलिए वो क्या करते हैं, ज्यादा ज्यादा सोचते हैं भाई आरबीआई में दें ताकि हमें कोई टेंशन ना हो ब्याज लेने की। तो वो क्या करते हैं, आरबीआई के जो है बैंक जमाओं में जमा कर देते हैं, यानी आरबीआई के खाते में जमा करके वहां से ब्याज लेते हैं। इससे बाजार में धन आपूर्ति घटती है और क्रेडिट सृजन कम हो जाता है। तो नॉर्मल सी बात है, जो पैसा आप बाजार में देंगे तो जिससे आपका क्या होगा, क्रेडिट सृजन होगा। अगर आप वो आरबीआई के पास रख देंगे, क्योंकि आरबीआई तो आम लोगों को लोन देता नहीं है, तो क्रेडिट सृजन होगा नहीं। ठीक है ना, तो इससे क्या होगी, धन की आपूर्ति घट सकती है। रिवर्स रेपो दर घटने पर क्या होगा, बैंक अधिक ऋण देने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि केंद्रीय बैंक में जमा करने से कम ब्याज मिलता है। ठीक है, तो अगर उनको लगता है भाई केंद्रीय बैंक हमें कम ब्याज दे रहा है, तो हम क्या करें, लोगों को देके लोन के रूप में पैसा ज्यादा कमा सकते हैं, तो वहां पे दिया जाता है। इससे बाजार में धन आपूर्ति बढ़ती है और क्रेडिट सृजन को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, तो ये रिजर्व रेपो का जो होता है वो बढ़ाने और घटाने का जो फायदा और नुकसान होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए चित्र को सावधानी पूर्वक देखिए और इनके कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं नीचे, उनको हमें क्या करना है, आंसर देना है। तो चित्र में पहले आपको ध्यान से देखना है कि देखिए निगम कर दे रखा है, विक्रय एवं सकल प्राप्तियां, संपत्ति, तो आप देख रहे हैं टैक्सेस के बारे में दे रखा है। ठीक है, अब इसी के अंदर पूछ रहा है दी गई मदों को कर गैर कर प्राप्तियों में वर्गीकृत करो, पहला क्वेश्चन। दूसरा, सरकार निर्धनों को शिक्षा व स्वास्थ्य जैसी निःशुल्क सेवाएं प्रदान करने पर अधिक व्यय करना प्रारंभ कर दिया है। तो उपरोक्त कथन में आलोक में व्याख्या करें कि आय की असमानताओं को कम करने के लिए सरकार बजट नीतियों को किस प्रकार प्रयोग कर सकती है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला है गैर कर प्राप्तियों के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण। तो कर प्राप्तियां आपकी क्या होती हैं, व्यक्तिगत आयकर जो होता है वो हमारी क्या होती है, कर प्राप्तियां, संपत्ति कर हो गया, कॉर्पोरेट आयकर हो गया, बिक्री एवं सकल रसीद हो गई। ठीक है ना, ये सारी हमारी किसके अंदर आ जाती हैं, कर प्राप्तियों के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, आप टेबल में देख ही रहे थे, इमेज में देख रहे थे। और गैर प्राप्तियां आपको पता है कौन कौन सी होती है, मोटर वाहन लाइसेंस शुल्क जो होता है, ठीक है ना, और ये जुर्माना जो होते हैं, ये सारे आपके किसमें आते हैं, गैर प्राप्तियों में आते हैं। ठीक है, तो अब बजट नीति के दो प्रमुख पहलू क्या हैं, यानी जो बजट बनाया जाता है, जो बताया गवर्नमेंट ने, बजट बनाने के दो प्रमुख पहलू क्या देखती है गवर्नमेंट, कराधान, सबसे पहले टैक्स, उच्च आय वर्ग से अधिक कर वसूल, निम्न आय वर्ग के कल्याणकारी कार्यक्रमों में निवेश किया जा सकता है। ठीक है ना, तो गवर्नमेंट क्या करती है भाई, टैक्स किस लिए लगाती है, उच्च वर्गों पर ज्यादा इसलिए लगती है ना भाई, लोक कल्याण के काम करे, सामाजिक न्याय हो सके, तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, उन लोगों पर ज्यादा टैक्स लगाती है जिनकी आमदनी अच्छी होती है। ठीक है, नेक्स्ट, सार्वजनिक व्यय करती है गवर्नमेंट को, जो भी टैक्स आता है वो किस पे खर्चा करती है, सार्वजनिक व्यय पे, जैसे सरकारी शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य हो गया, सामाजिक सुरक्षा हो गई, इन खर्च हो गया, गरीबों के लिए जो हो गया, जिनकी आय कम होती है। ठीक है, तो उनके लिए क्या करती है गवर्नमेंट, काम करती है। इससे रोजगार और आय के अवसर बढ़ते हैं, जिससे आर्थिक असमानता कम होती है। ठीक है ना, इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, कर जो भी इकट्ठा करती है वो किसके लिए यूज करती है, जो हमारे गरीब लोग हो गए, ठीक है, या लोक कल्याण से जो भी कार्य हो गए, चाहे वो स्वास्थ्य से हो गए, शिक्षा से हो गए, उन पे गवर्नमेंट क्या होती है, पैसा खर्च करती है इन कर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए किसी वित्तीय वर्ष में एक राष्ट्र का बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी कितना था, 1100 करोड़ था। विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय कितनी थी, 1000 करोड़। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर दे रखा है आपको 150 करोड़, तो राष्ट्रीय आय 850 करोड़ थी। यानी इसमें देखिए सब कुछ दे रखा है आपको, लेकिन क्या पूछ रहा है कि उपरोक्त सूचना के आधार पर मूल्य ह्रास निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है ना, डेप्रिसिएशन निकालने के लिए कह रहा है। और आपको देखो जीडीपी भी दे रखी है, ठीक है, और क्या दे रखा है आपको, राष्ट्रीय आय भी दे रखी है। ठीक है ना, जीडीपी और राष्ट्रीय आय दोनों दे रखी है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें राष्ट्रीय आय का फॉर्मूला लगा के आराम से इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट होता है हमारा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, जीडीपी मार्केट प्राइस से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड माइनस करेंगे, इंडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें दे रखी है, यहाँ पे हमने देखा है डेप्रिसिएशन हमें दिया, डेप्रिसिएशन जो हमें, सॉरी डेप्रिसिएशन हमें नहीं दिया हुआ है, ये हमें निकालना है। ठीक है, लेकिन हमें क्या दे रखा है, तो जीडीपी से एनपी फैक्टर को उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है आपको पता ही है, ग्रोथ से जाएंगे नेट पे, तो हमें क्या करना पड़ता है, डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ता है, क्योंकि ये दोनों चीजें दी हुई है ना, तो इसी के क्या करेंगे हम, कन्वर्जन करके निकाल लेंगे। और डोमेस्टिक से अगर आपको नेशनल पर जाना है तो आपको क्या करना पड़ता है, नेट फैक्टर इनकम जो होता है वो प्लस करना पड़ता है। ठीक है ना, और उसके बाद फिर क्या है, मार्केट प्राइस से आपको फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो क्या करना पड़ता है आपको, इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो माइनस करना पड़ता है। ठीक है, अब सबकी जिनकी वैल्यू दे रखी है आप लिख सकते हैं। ठीक है, हमें जीडीपी जो दे रखा है, हमें नेशनल इनकम दे रखी है ये रही, ठीक है, और जीडीपी भी हमें दे रखी है ये रही, ठीक है, और अप्रत्यक्ष कर भी हमें दे रखा है, ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी दे रखा है। तो अब क्या करेंगे, इनकी वैल्यू को हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा
जो दे रखा था हमारा, राष्ट्रीय आय दे रखी थी, ठीक है ना, जीडीपी हमारी दे रखी थी, डेप्रिसिएशन हमें निकालना था, इनकम फ्रॉम एब्रॉड हमें 100 दे रखी थी, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स हमें 150 दे रखा था, ठीक है। सिंपल सा इनकी कैलकुलेशन कर देंगे और इनका आंसर आ जाएगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन हमारा कैलकुलेशन से आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा है। बस हमें क्या याद रखना है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट हमें ये फॉर्मूले याद करने बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो आप आराम से सोल्यूशन कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यय विधि द्वारा, ठीक है, व्यय विधि द्वारा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का आकलन करते हुए पूरा ध्यान राष्ट्र के निवासियों द्वारा दिए गए व्यय पर केंद्रित होता है, ठीक है। यानी व्यय का होता है तो जो हमारे देश के अंदर जो भी लोग निवासी होते हैं, जो भी राष्ट्र के निवासी होते हैं, उनके व्यय को केंद्रित किया जाता है। तो क्या आप दिए गए कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में इसका जो है मान्य कोई भी एक कारण देना है, ठीक है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो हम इससे सहमत है कि नहीं है? तो हम इससे सहमत नहीं होंगे। क्यों इस कथन से सहमत नहीं हूं? इसका कारण यह है कि व्यय पद्धति द्वारा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना करते समय केवल देश के निवासियों द्वारा किए गए व्यय पर ही ध्यान केंद्रित नहीं किया जाता, ठीक है। यानी हम सिर्फ जब राष्ट्रीय आय काउंट करते हैं, ठीक है, तो हम सिर्फ राष्ट्रीय आय के अंदर निवासियों को थोड़ा लेते हैं, जो बाहर से जो लोग पैसा दे रहे हैं हमारे देश के अंदर व्यय कर रहे हैं, उन पर भी तो देख उनको उनका भी तो ऐड किया जाता है, बल्कि कुल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर किए गए व्यय को शामिल किया जाता है। इसमें देश के भीतर निवासियों और गैर निवासियों, विपक्षी विदेशी पर्यटक हो गए या विदेशी निवेशक हो गए, राजनयिक मिशन हो गए आदि द्वारा किए गए खर्च को शामिल किया जाता है, बशर्ते कि वह खर्च देश की अर्थव्यवस्था के भीतर किया जाता है, ठीक है। यानी जब हम व्यय को लेंगे तो एक राष्ट्र के अंदर जिन चाहे हमारे देश के निवासियों गैर निवासियों सबकी व्यय को खर्चे को हम इसके अंदर लेंगे। क्यों? क्योंकि वो खर्चा कहाँ कर रहे हैं? हमारे देश की अर्थव्यवस्था यानी आर्थिक क्षेत्र के अंदर ही कर रहे हैं ना, तो वो पैसा हमारा किसकी इनकम बनेगा? हमारे देश की तो इनकम बनेगा, तो उसको हम क्या करते हैं? काउंट करते हैं, ठीक है। चलिए तो इस विधि के अंदर आमतौर पर 4 प्रमुख घटकों को शामिल किया जा सकता है, ठीक है ना। किन किन को हम शामिल कर सकते हैं? उपभोग व्यय को, देश के भीतर निवासियों द्वारा उपभोग छुपर पे जो व्यय किया गया खर्चा। निजी निवेश जो होते हैं, इसमें मशीनरी, भवन उपकरण, इन्वेंट्री, ये सारी चीज शामिल कर ली जाती है। सरकारी व्यय वगैरह हो गए, ठीक है ना। सार्वजनिक सेवाएं हो गई, आधारभूत ढांचे, कल्याणकारी योजनाएं, इनको भी देख लिया जाता है। शुद्ध निर्यात जो होते हैं, देश के लिए कुल जो निर्यात होता है, कुल आयात होता है, को घटाकर प्राप्त राशि मिलती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो जो हमारी होती हैं वो किसके अंदर आती हैं? शामिल करी जाती हैं, ठीक है। तो इन पे जो भी व्यय होता है वो शामिल किया जाता है जो देश के अंदर हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों को घरेलू आय की गणना करनी है, ठीक है। तो घरेलू आय जो हमारी होती है वो निकालनी है, यानी एनडीपी निकालनी है इसके अंदर हमें फैक्टर कोस्ट पे, ठीक है। और दिया क्या है हमें? किराया, रॉयल्टी, अप्रत्यक्ष कर, वेतन, मजदूरी, निगम कर। आप देख रहे हैं इसमें आय विधि लगा देंगे हम, ठीक है। आय विधि लगा देंगे, उससे आराम से ये सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आय विधि जो हमारी होती है वो कैसे निकलती है? तो आय विधि हमारी निकलती है एनडीपी फैक्टर कोस्ट पे, ठीक है। तो एनडीपी फैक्टर कोस्ट से हमारा क्या बनता है? तो ये हमारा होता है सीओई, ठीक है, प्लस में ओपी और प्लस में आ जाता है आपका मिक्स्ड इनकम, ठीक है। तो इन तीनों को प्लस करके देते हैं। तो इसमें देखिए हमें सीओई दिया हुआ है, ठीक है, सीओई हमें डायरेक्ट दिया हुआ है। अगर देखें तो इसमें हमें एमआई तो दिया हुआ है, ठीक है ना, यानी स्वनियोजितों की मिश्रित आय जो है वो दी हुई है, ठीक है ना। और वेतन और मजदूरी हमें यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, सीओई में आएगा ये, ठीक है। और ये सारी चीजें जो आपकी इसमें आएंगी और बटिंग सरप्लस में आ जाएंगे, ठीक है। तो इनको हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, कर्मचारियों का भुगतान, किराया और रॉयल्टी, कॉर्पोरेट कर, अवतित लाभ, लाभांश हो गया, ठीक है ना। और आपका जो हो गया स्वरोजगार, जो स्वरोजगार का था मिश्रित आय थी, ठीक है, इसको यहाँ पे। तो इनको क्या कर लेंगे? इनकी वैल्यू हमने देखी ली है, सबकी वैल्यू दी हुई है, इन सबकी वैल्यू हम क्या कर लेते हैं? यहाँ पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी देखो वेतन मजदूरी जो थी वो 1700 यहाँ पे आ गई, ठीक है, सीओई आ गया आपका, ठीक है। और उसके बाद ये तीनों जो आपके चारों ऑपरेटिंग सरप्लस के थे, ठीक है, इनको हम इसके अंदर रख लेंगे। और 1400 जो था आपका वो मिश्रित इनकम थी, ठीक है। इनको प्लस कर देंगे और हमारा कितना आ जाएगा? 5500 करोड़ जो आपकी आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? एनडीपी फैक्टर कोस्ट पे आ जाएगी, ठीक है। तो ये घरेलू आय इस तरह से निकाल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी राष्ट्र की आय की गणना करने में निम्नलिखित को किस व्यवहार में लाया जाएगा? मान्य कारण दीजिए। अगर भारत में विदेशी बैंकों द्वारा अर्जित लाभ है तो उसको हम किस व्यवहार में लेकर आएंगे? और एक फर्म द्वारा अचल परिसंपत्तियों में सुधार किया गया है तो उसको हम कैसे देखेंगे? तो देखिए, भारत में विदेशी बैंकों द्वारा अर्जित लाभ को भारत की राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है ना। विदेशी बैंक है ना भाई, और जो पैसा कमाया वो प्रॉफिट कहाँ जाएगा? विदेशों में जाएगा, क्योंकि यह गैर निवासियों विदेशी संस्थाओं को प्राप्त होने वाली कारक आय है। राष्ट्रीय आय की गणना में केवल उन आय तत्वों को शामिल किया जाता है जो देश के निवासियों द्वारा अर्जित किए जाते हैं, क्योंकि यह लाभ विदेशी बैंकों को स्वामित्व है और अतः अन्य देशों के स्थानांतरित हो जाता है, इसलिए इसे भारत की राष्ट्रीय आय में नहीं गिना जाएगा, ठीक है। तो इसे भारतीय राष्ट्रीय आय में नहीं गिना जाएगा क्योंकि ये किसका प्रॉफिट है? ये विदेशी बैंकों का प्रॉफिट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसी फर्म द्वारा स्थायी परिसंपत्ति का
उन्नयन पर किया गया व्यय को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। ठीक है, क्योंकि यह पूंजी निर्माण का हिस्सा होता है। ठीक है ना, पूंजी निर्माण हो रहा है देश के अंदर, ये कोई फर्म अपनी स्थायी परिसंपत्तियों में सुधार या वृद्धि के लिए निवेश करती है तो ये अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्षमता को बढ़ाता है और इसलिए इसे सकल पूंजी निर्माण के तहत गिना जाना चाहिए, जिससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। एक फर्म द्वारा अचल परिसंपत्तियों में सुधार के व्यय को हम कर सकते हैं कि वो किसकी है भाई, वो हमारे देश की इनकम है। ठीक है, लेकिन विदेशों का जो बैंक द्वारा अर्जित लाभ होता है उसको हम भारतीय आय के अंदर शामिल नहीं कर सकते। ठीक है ना, भारत की राष्ट्रीय आय के अंदर उसको शामिल नहीं किया जाता, देश की आय नहीं होती है वो। आइए सेक्शन बी देखते हैं, खंड खा भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, डैश वह शीर्ष संस्था है जो ग्रामीण ऋण आवश्यकताओं से संबंधित नीति नियोजन व मूल्यांकन करती है। तो देखिए, भारत के अंदर एक ही शीर्ष संस्था है जो ग्रामीण ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, वो है नाबार्ड। ठीक है, तो यही सारी इनकी नीतियां बनाती है, तो इसका आंसर आपका नाबार्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय कृषि उत्पाद में डैश के कारण गतिहीन का अनुभव किया गया था। तो गतिहीनता किन, जो हमारे यहाँ जो था गतिहीनता थी, वो कृषि उत्पाद में किस कारण आई थी, हस्तशिल्प में कमी, भारतीय संपत्तियों की निकासी, रेलवे के आगमन या भू व्यवस्था। तो कह सकते हैं भू व्यवस्था की वजह से हुआ था। क्यों, क्योंकि जो अंग्रेजों ने भू व्यवस्था नीति अपनाई थी वो बहुत ज्यादा शोषणकारी थी, इसकी वजह से समस्याएं आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम चरण में आरंभ की गई हरित क्रांति के दौरान उत्पादन केवल डैश तक सीमित था। तो देखिए, जो हमारे यहाँ पहली हरित क्रांति आई थी, तो हरित क्रांति के अंदर सबसे पहले खाद्यान्न फसलों पर जोर दिया गया था, जो हमारी जो बुनियादी जरूरतें उनको पूरा कर पाए। तो वो जो थी जरूरत, वो थी गेहूं और चावल की। तो सबसे पहले इन्हीं दो फसलों पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश को भारतीय योजना के निर्माता के रूप में जाना जाता है। योजनाओं का निर्माण किसने किया था भारत के अंदर, तो इनमें से किया था पीसी महानोबिलिस ने। ठीक है ना, तो इन्होंने दूसरी पंचवर्षीय योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी योजना बनाने में, उद्योगों के विकास के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और बताएं, कथन 1 और 2 में कौन से सही हैं या कौन से गलत हैं। तो 1950 में चीन में महान सरबराह क्रांति का आरंभ हुआ था, नहीं ये गलत है। ठीक है, 1950 में नहीं हुआ था, ये 66 से 77 के बीच में हुआ था। दूसरा, चीन के विकास में मुख्य उत्पादन क्षेत्र का योगदान है। तो चीन के विकास में मुख्यतः उत्पादन क्षेत्र का योगदान है, नहीं ये तीनों क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, तो इसलिए कह सकते हैं कि ये दोनों के दोनों जो कथन है वो गलत है, तो आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला है, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए, इसमें से कौन सा असत्य है। चीन की आर्थिक वृद्धि दर पाकिस्तान से बेहतर है, गलत है ये। पाकिस्तान एफडीआई रैंकिंग में भारत से पीछे है, ये भी गलत है। पाकिस्तान में एकल बालक नीति का मापदंड है, देखिए ये सही होगा। ठीक है, क्योंकि ये तो चीन ने अपनाया था, ठीक है, पाकिस्तान ने नहीं अपनाया था। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा ये सही होगा। भारत ने नवीन आर्थिक सुधार को अपनाया था। ठीक है, तो ये जो था 91 में अपनाया था। ठीक है, तो इनमें से ये वाला जो कथन है वो जो है वो असत्य है, बाकी सारे सही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहचान करें कि निम्नलिखित में से क्या भारत में मानव पूंजी निर्माण की समस्या से संबंधित है, यानी किनकी वजह से भारत के अंदर जो है मानव पूंजी निर्माण में समस्या आ रही है। क्या वो प्रतिभा पलायन की वजह से है, निम्न शैक्षिक मानक की वजह से है, या हमारी वृद्धिमान जो जनसंख्या है उसकी वजह से है, या सामाजिक दृष्टिकोणों में परिवर्तन की वजह से है। ठीक है, देखो पूंजी निर्माण जो होती है उसके लिए प्रतिभा पलायन कारण हो सकता है, निम्न शैक्षणिक मानक भी हो सकता है, वृद्धिमान जनसंख्या भी हो सकती है, लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथन को पढ़ें, अभिकथन और कारण को नीचे दिए गए विकल्पों में से एक का विकल्प चुनना है। ठीक है, तो अभिकथन ये है, 1980 के दशक में पाकिस्तान की आर्थिक विकास दर भारत से अधिक थी। ठीक है, कह सकते हैं, क्योंकि उनकी उस टाइम जो थी विकास दर थी। पाकिस्तान ने निजी सार्वजनिक क्षेत्र के बराबर भागीदारी वाली मिश्रित आर्थिक संरचना के मार्ग का अनुसरण किया था। क्या इसकी वजह से हुई थी, देखिए अभिकथन बोला है इसने और कारण दे रहा है कि भाई 1980 में इसकी काफी अच्छी थी, क्योंकि उसने क्या किया था भाई, जो मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई थी, लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था तो उससे पहले भारत ने अपना ली थी। ठीक है, इसका मतलब कह सकते हैं अभिकथन ए तो सत्य है, लेकिन जो कारण दे रहा है वो असत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहचान करें कि पर्यावरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य असत्य है। संसाधनों की आपूर्ति करना, अवशेष समाहित करना या भूमि अपक्षरण या सौंदर्य विषयक सेवाएं प्रदान करना। ठीक है, तो इसमें आपका जो आंसर गलत होगा वो होगा जो कार्य असत्य वो है भूमि अपक्षरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। ठीक है, ये भी दो कथन दे रखे हैं और दो कथन में क्या पूछ रहा है, ये आंसर पूछ रहा है क्या होगा इसका। तो चीन का तीव्र औद्योगिक विकास 1981 में उनके आर्थिक सुधारों का परिणाम था। ठीक है, ये चीज तो सही है। और विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज नीति के कारण चीन में प्राचुर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह हुआ था। ठीक है,
तो हम क्या कह सकते हैं इसके अंदर, देखिए चीन का तीव्र औद्योगिक विकास 1981 में उनके आर्थिक सुधार नहीं थे, उसने आर्थिक सुधार बहुत पहले 1971 से सुधार करने शुरू कर दिए थे, ठीक है। और सेज तो महत्वपूर्ण भूमिका थी ही, ठीक है। तो इसका मतलब कह सकते हैं ए सत्य है, लेकिन कथन जो दो है वो असत्य है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों का ध्यान देना है, और कथन एक और दो है, इसमें भी कथन एक और दो में आंसर देखना है हमें कौन सा सही है। चीन की प्रथम पंचवर्षीय योजना 1956 में प्रारंभ हुई थी। तो 1956 में जो था वो चीन ने अपनी पहली पंचवर्षीय योजना नहीं लागू करी थी, 1953 में करी थी, ठीक है। तो ये गलत हो गया। सोवियत संघ यूएसएसआर का अनुसरण करते हुए भारत व चीन दोनों ने समाजवादी अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया था, नहीं ये भी गलत है, ठीक है। तो इसका मतलब कह सकते हैं डी जो होगा इसका आंसर सही हो जाएगा। पहचान करें कि निम्नलिखित में से श्रमिक जनसंख्या का जो अनुपात की गणना के लिए कौन सा सूत्र जो है वो सही है। तो देखिए जो श्रमिक जनसंख्या का अनुपात होता है वो कुल श्रमिक जो होते हैं हमारे पास, और जितनी जनसंख्या होती है उसको हम इनटू कर देते हैं 100 से, तब वो निकलता है। तो इसका मतलब हमारा बी वाला जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हमारे आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर देखते हैं। देखिए ऐसा कई बार चित्र दे दिया जाता है और चित्र के ऊपर क्वेश्चन देता है, तो आपको समझना होता है कि किस तरह से चित्र क्या बता रहा है और उसके हिसाब से हमें आंसर देना होता है। तो वर्तमान पर्यावरणीय चुनौतियों के संदर्भ में दिए गए चित्र में धरती की परिस्थिति की व्याख्या करनी है, ठीक है। आप देख रहे हैं भाई धरती दे रखी है, थर्मामीटर लगा रखा है, तो इसका मतलब समझ रहे हैं आप ग्लोबल वार्मिंग की ही बात की जा रही है। तो इसका आंसर कैसे देंगे हम। तो दी गई छवि जो आपकी है वो वैश्विक उष्मीकरण यानी ग्लोबल वार्मिंग नामक पर्यावरणीय समस्या को दर्शाती है। वैश्विक उष्मीकरण पृथ्वी की औसत तापमान में लगातार हो रही वृद्धि को संदर्भित करता है, जो मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसें, विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड की अधिकता के कारण हो रहा है, ठीक है। तो इसको हमें ऐसे लिखना है, ये गैस सूर्य से आने वाली ऊष्मा को वायुमंडल में रोक लेते हैं, जिससे धरती का तापमान बढ़ जाता है, ठीक है। तो ऐसे इसका आंसर लिखना है हमें। भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में एक परिवार से अधिक व्यक्ति कार्यरत होते हैं, फिर भी परिवार की कुल आय सामान्यतः कम होती है, क्यों। दिए गए कथनों के संदर्भित बेरोजगारी की पहचान करें तथा इससे संबंधित विरोधाभास की व्याख्या करें, ठीक है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। उक्त कथन में इंगित बेरोजगारी का प्रकार और उससे जुड़े विरोधाभास क्या हैं। इस कथन में अप्रत्यक्ष बेरोजगारी को दर्शाया गया है। ग्रामीण भारत में अक्सर आवश्यकता से अधिक लोग कृषि कार्यों में लगे होते हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति कुल उत्पादन में कोई विशेष योगदान नहीं देती है। अप्रत्यक्ष बेरोजगारी से जुड़ा विरोधाभास क्या है। देखिए अधिक श्रमिक समान उत्पादन, यदि कुछ लोग काम करना बंद कर दें तो भी कुल उत्पादन में कोई कमी नहीं आती, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अतिरिक्त श्रमिक अनावश्यक है, ठीक है। तो ये कुछ विरोधाभास भाई कि अगर कुछ लोग एक किसान है, ठीक है ना, उसके परिवार में 5 लोग हैं, वो 2 लोग अगर काम कर सकते हैं, लेकिन अगर उसमें 5 लोग लगे हुए हैं तो इसका मतलब क्या, बेफालतू का श्रम उसमें लगाया जा रहा है, ठीक है। लेकिन उत्पादन कितना, उतना ही होना है, ठीक है। तो ये चीज होती है। सीमांत उत्पादन शून्य होती है। अश्रमिकों की संख्या की वजह से उत्पादन में कोई वृद्धि तो नहीं होती, जिससे उनकी सीमांत उत्पादकता शून्य हो जाती है कि भाई वो काम तो कर रहे हैं लेकिन गिना नहीं जा रहा। कुल आय कम रहना, अधिक श्रमिक होने के बावजूद उत्पादन में वृद्धि नहीं होती, जिससे परिवार की कुल आय अपेक्षा हमेशा कम ही रहेगी ना, क्योंकि भाई उसका योगदान तो है लेकिन उसे गिना नहीं जा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गरीबों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने में सूक्ष्म साख प्रणालियों की भूमिका क्या होती है, ठीक है ना। सूक्ष्म साख प्रणाली मतलब जो छोटे छोटे फाइनेंस की जो कंपनियां होती हैं, छोटे छोटे लोग जो होते हैं फाइनेंस करते हैं, उससे क्या फायदा होता है गरीबों को। तो गरीबों की ऋण आवश्यकताओं में माइक्रो क्रेडिट प्रणाली की भूमिका। माइक्रो क्रेडिट प्रणाली औपचारिक ऋण प्रणाली की खामियों को दूर करने के लिए बनाई गई है, और सब प्रेषित की अनिवार्यता के कारण गरीब वर्ग औपचारिक बैंकिंग से वंचित रह जाते हैं। देखिए जो माइक्रो क्रेडिट होता है वो लोगों को आराम से लोन दे देता है, लेकिन वही हम जो औपचारिक ऋण प्रणाली के पास जाते हैं, यानी हम बैंकों वगैरह के पास जाते हैं, तो वो उनमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट और बहुत सारी फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है जो लोग कर नहीं पाते। तो इसलिए गरीबों को जो है वो ऋण मिल नहीं पाता। तो इसलिए उनके लिए बनाए गए माइक्रो जो क्रेडिट प्रणाली है, या कह सकते हैं सूक्ष्म साख प्रणाली, इसके तहत उनको क्या होता है आसानी से लोन मिल जाता है, तो उनकी छोटी मोटी जो जरूरतें होती हैं पूरा हो जाती हैं, ठीक है। तो ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है। मुख्य भूमिका क्या है, ऋण उपलब्ध करवाना। तो ये क्या काम करते हैं, इनका मुख्य कारण ये होता है भाई, ये क्या करते हैं लोगों को ऋण उपलब्ध कराते हैं, बिना सांप्रदायिक छोटे ऋण देकर गरीबों की वित्तीय जरूरतों पूरी करते हैं। वित्तीय समावेशन, गरीबों को औपचारिक ऋण प्रणाली से जोड़कर सूदखोरों पर निर्भरता को कम करते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं औपचारिक ऋण प्रणाली के अंतर्गत लेके आते हैं इनको। स्वरोजगार को बढ़ाना, छोटे व्यवसाय जो स्मॉल हेल्प ग्रुप होते हैं और महिलाएं उद्योग में होती हैं उनको आर्थिक सहायता देते हैं भाई, ताकि आप अपने छोटे मोटे व्यवसाय शुरू कर सकें। गरीबी उन्मूलन, कृषि, लघु उद्योग और अन्य आय सृजन कार्यों में निवेश को प्रोत्साहित करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ काम, कुछ भूमिका होती है जो हमारे सूक्ष्म साख प्रणाली काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निजीकरण
का अर्थ लिखिए, आर्थिक सुधार प्रक्रिया से कृषि क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव हुआ है, टिप्पणी करें। तो दो क्वेश्चन है इसके अंदर। पहले हम देखते हैं निजीकरण। तो निजीकरण क्या होता है? निजीकरण का अर्थ है किसी सरकारी स्वामित्व वाले उद्यम की स्वामित्व या प्रबंधन को निजी क्षेत्रों को हस्तांतरित करना। इसका उद्देश्य व्यावसायिक गतिविधियों में सरकार की भूमिका को कम करना, क्षमता, प्रतिस्पर्धा और उत्पादकता में सुधार लाना होता है। यानी गवर्नमेंट क्या करती है कि जो गवर्नमेंट की जो भी कंपनियां वगैरह होती हैं उन सबको गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइवेटाइजेशन कर देती है, ठीक है ना, निजी हाथों में दे देती है। उसका मेन मकसद यही होता है ताकि भाई ये क्षेत्र भी आगे विकास कर सके, प्रतिस्पर्धा बढ़ सके और ये भी उत्पादन अच्छा कर सके, इसमें सुधार ला सके। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, उसको निजी हाथों में दे देती है, यानी निजीकरण कर देती है। आर्थिक सुधार प्रक्रिया में कृषि क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना, इसकी टिप्पणी करनी है। दूसरा क्वेश्चन जो है, तो भारत में आर्थिक सुधार प्रक्रिया के कारण कृषि क्षेत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल सही है। अगर हम ज्यादा ध्यान किस पे देंगे, आर्थिक प्रक्रियाओं में औद्योगिकरण पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है तो कृषि क्षेत्र जो होता है वो पिछड़ने लग जाता है। तो इसका मुख्य कारण सार्वजनिक निवेश में कमी, उत्पादन लागत में वृद्धि और कृषि नीतियों में बदलाव करना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज होती है। तो प्रतिकूल प्रभाव क्या क्या देखने को मिलेगा इसमें आपको? सबसे पहले सार्वजनिक निवेश में गिरावट आएगी, यानी कृषि अवसर संरचना जैसे सिंचाई हो गई, शोध विकास हो गया, सरकारी निवेश काफी कम हो जाता है, जिससे उत्पादन क्षमता प्रभावित होती है। उर्वरक सब्सिडी में कटौती करनी पड़ती है, ठीक है ना, आंशिक रूप से उर्वरक सब्सिडी कम कर दी जाती है, जिससे छोटे और सीमांत किसानों के लिए क्या उत्पादन लागत बढ़ जाती है, समस्या है। निर्यात उन्मुख उत्पादन होता है, घरेलू उत्पादन के बजाय नकदी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाता है, जिससे खाद्यान्न कीमत पर दबाव बढ़ता है और खाद्य सुरक्षा पर भी क्या होता है, असर पड़ता है, ठीक है। तो ये कुछ समस्याएं हैं। ब्रिटिश शासन द्वारा आधारभूत संरचना के विकास के किन्हीं दो कारणों का उल्लेख कीजिए। यानी जो ब्रिटिश ने हमारे यहाँ आधारभूत संरचना लाए थे उनमें कोई दो कारण बताइए क्यों करी गई थी। तो प्रमुख दो कारण थे अगर देखें हम तो, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में बुनियादी ढांचे का विकास मुख्य रूप से औपनिवेशिक लाभ लेना था, यानी खुद को लाभ लेना चाहते थे, उसके लिए किया, इसलिए किया गया था, ना कि भारतीयों के कल्याण के लिए। इनके दो प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। तो दो कारण देखते हैं कौन कौन से थे। पहला, सेना की आवाजाही। पहला कारण क्या था? सेना की आवाजाही। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश ने सड़कों और रेलवे का निर्माण मुख्य रूप से सेना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर तेजी से पहुंचाने के लिए किया था, ठीक है, क्योंकि ताकि वो नियंत्रण रख सके लोगों के ऊपर, ठीक है ना, ताकि कोई विद्रोह वगैरह हो तो तुरंत उसको खत्म किया जा सके। इसके अलावा कच्चे माल को बंदरगाह और रेलवे स्टेशनों तक पहुंचाने के लिए बुनियादी ढांचे को विकसित किया गया था, ठीक है ना। तो इसमें भी क्या था, कच्चे माल को वो बंदरगाहों तक, छोटे जो गांव वगैरह है वहां से निकालकर बंदरगाहों तक ले जा सके, इसलिए रेलवे स्टेशनों का बनवाया था उन्होंने, ठीक है। इसमें भी क्या था, उनका अपना ही फायदा था। कानून और व्यवस्था को बनाए रखना उनका मेन उद्देश्य था। एक तो भारत में विद्रोह और विरोधों को दबाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक टेलीग्राफ शुरू किया गया था, जिससे ब्रिटिश प्रशासन जल्दी प्रतिक्रिया दे सके, ठीक है। तो हमारे यहाँ जो डाक तार की व्यवस्था शुरू करी गई थी, इलेक्ट्रॉनिक टेलीग्राफ शुरू किया गया था, उसका भी मेन कारण ये था कि भाई अगर देश के अंदर कोई भी ऐसी घटना हो रही है तो उसको क्या, विद्रोह वगैरह हो रहे हैं तो उनको दबाया जा सके, ठीक है, तेजी से वहां पे पहुंचा जा सके, सूचनाओं को पहुंचाया जा सके। इसके माध्यम से अंग्रेजों ने अपनी शासन को मजबूत किया और भारत पर नियंत्रण बनाए रखा, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, उनका जो शासन था वो मजबूत हुआ था और बहुत सालों तक उन्होंने भारत पर जो है वो नियंत्रण भी स्थापित किया था इसके कारण, ठीक है। तो ये उनका जो था अपना फायदा था, इसलिए उन्होंने ये सारी नीतियां जो थी अपनाई थी, ठीक है। चाहे वो डाक तार लेकर आए हों, चाहे उन्होंने रेलवे लेकर आए हों, चाहे उन्होंने सड़क परिवहन को अच्छा किया हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मान्य कारणों द्वारा उल्लेख करें कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य हैं। उच्च उत्पादकता व उत्पादन मानव संसाधनों में निवेश का परिणाम होता है, यानी अगर उच्च उत्पादन करना है या उत्पादन क्षमता को बढ़ाना है तो संसाधनों में अगर निवेश करेंगे तब होगा। दूसरा कह रहा है जनसंख्या में वृद्धि मानव पूंजी निर्माण की गुणवत्ता का कारण नहीं होती, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन है, दो नंबर के, इनको कैसे देखना है हमें। तो देखिए सत्य या असत्य है कथन है, तो इनको हम अपने हिसाब से बताएंगे। जैसे हम कहते हैं अगर ये सत्य है तो क्यों है, असत्य है तो क्यों है। तो हम कहते हैं भाई उच्च उत्पादकता और उत्पादन मानव संसाधन में निवेश का परिणाम होते हैं, ये कथन जो है बिल्कुल सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि मानव संसाधन जो है, निवेश, शिक्षा दे दो, प्रशिक्षण दे दो, स्वास्थ्य उसका अगर अच्छा रहे तो नवाचार को बढ़ावा देता, तो नई नई तकनीक लेकर आएगा, नई तकनीकों को अपनाने की क्षमता को विकसित करता है, ठीक है ना। अगर मनुष्य शिक्षा मिल जाए, उसे प्रशिक्षण मिल जाए, स्वास्थ्य अच्छा रहे तो वो क्या कर सकता है, नई चीजों को क्या कर सकता है, आविष्कार कर सकता है, नई तकनीकों को सीख सकता है, जिससे उत्पादन क्षमता को क्या कर सकता है और बढ़ा सकता है, ठीक है। तो ये कह सकते हैं उच्च उत्पादकता जो होती है उत्पादन को बढ़ाती है। तकनीकी कौशल, बेहतर स्वास्थ्य, श्रमिक, उपलब्ध संसाधनों की अधिक कुशल उपयोग कर सकते हैं, जिससे उत्पादकता और उत्पादन वृद्धि होती है। एक अच्छा श्रमिक है, कुशल है, ठीक है ना, और उसकी जो है उसको कोई बीमारी नहीं है, ठीक है ना, वो अच्छा शिक्षित है, तो वो क्या कर सकता है, वो अधिक कुशल होगा और ज्यादा उत्पादन कर सकेगा, ठीक है। क्योंकि पढ़ा लिखा जो व्यक्ति होगा वो संसाधनों को अच्छे से यूज कर सकता है, ठीक है। तो ये कथन जो है सत्य है।
सेकंड है जनसंख्या वृद्धि मानव पूंजी निर्माण की गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करती है। ये सत्य है असत्य है? तो अगर हम इसको देखें तो ये असत्य है, ठीक है ना। अगर जनसंख्या वृद्धि होगी तो मानव पूंजी निर्माण की गुणवत्ता को प्रभावित करेगी, ठीक है ना, उसमें संसाधनों पर दबाव डालेगी वो। तेजी से बढ़ती जनसंख्या मौजूदा संसाधनों पर दबाव डालती है, जिससे प्रति व्यक्ति उपलब्ध सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य कम हो जाती हैं। इससे जीवन की गुणवत्ता घटती है, लोग विशेषकृत कौशल व ज्ञान प्राप्त करने में असमर्थ हो जाते हैं, जिससे मानव पूंजी निर्माण प्रभावित होता है, ठीक है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि पहला जो है आपका ये सही है और दूसरा जो है गलत है, ठीक है। तो कारण क्या है, कारण हमने इसमें दे दिए। तो क्वेश्चन ऐसे ही आता है, पूछता भाई सत्य असत्य से कारण बताओ, तो आपको ऐसे इसका जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत एवं चीन की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वार्षिक वृद्धि से संबंधित निम्नलिखित सूचना की तुलना व विश्लेषण करना है, ठीक है। तो ये दे रखा है भारत और चीन की जो है सकल घरेलू उत्पाद दे रखा है 1980 से 90 और 2015 से 17, ठीक है। तो इस डेटा को देखो आप अपने हिसाब से, कुछ भी जो आपको समझ में आता है भारत और चीन की व्यवस्था के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में, किस तरह से उसने विकास किया, किस तरह से भारत पिछड़ी हुई है, तो इन सब चीजों के बारे में आप लिख सकते हैं, प्रतिक्रिया दे सकते हैं, ठीक है। जैसे उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार चीन ने दीर्घकालीन आर्थिक शक्ति हासिल की, कह सकते हैं भाई चीन का आर्थिक विकास बहुत जबरदस्त हुआ है। अगर 1980 के दशक की बात करें तो भारत की जो वृद्धि दर 5.7 थी, वहीं चीन ने लगभग दोहरे अंक की वृद्धि हासिल कर रखी है, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था तेजी से विकसित हुई, ठीक है, देख सकते हैं दोहरा है, ठीक है। और 1980 के दशक की बात कर रहे हैं। अगर उसके बाद 2015 से अगर 2017 की अवधि देखें, ठीक है ना, ये वाली जो अवधि है इसके अंदर हम क्या कहेंगे, चीन की वृद्धि दर घटकर 6.8 औसत पर आ गई है। लेकिन वहीं अगर भारत देखें तो भारत की वृद्धि दर में सुधार करते हुए 7.3, ठीक है ना, यानी 7.3% की औसत वृद्धि, यानी इस वाले फेज में देखते हैं तो भारत की अर्थव्यवस्था का जो है वो तेजी से विकास हो रहा है, ठीक है ना। और चीन के देख रहे हैं अर्थव्यवस्था में थोड़ी सी गिरावट आ रही है, ठीक है। तो ऐसे कंपेयर करके आपको आंसर लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित गद्यों को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तथा इसके सामान्य ज्ञान के आधार पर प्रश्न देना, ठीक है। तो इसमें दे रखा आपको ये दिया होगा और आपको पढ़ना होगा और इसके आधार पर जो है आंसर देना होगा, ठीक है। तो इसमें से कुछ चीजें लेनी होंगी, बाकी अपने दिमाग से आपको इस पर आंसर लिखना पड़ता है। जैसे दे रखा है ना, विश्व व्यापार संगठन के किन्हीं 2 प्रमुख उद्देश्यों को लिखिए, ठीक है। तो इसको पढ़कर आप इसमें से कुछ अंदाजा लगा के आंसर दे सकते हैं। या भारत द्वारा खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए किन्हीं 2 कदमों का नाम लिखिए, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। पहला आंसर देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन WTO के उद्देश्य क्या है। देखो पहला उद्देश्य जो है WTO का वो ये है कि जितने भी इसके सदस्य देशों को अधिक बाजार पहुंच प्रदान करना, ठीक है। जितने भी सदस्य देश हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके, हर देश जो है एक दूसरे की बाजार तक पहुंच सके। WTO सभी सदस्य देशों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में समान अवसर प्रदान करता है, जिससे व्यापारिक गतिविधियां बढ़ती हैं, ठीक है, ताकि लेन देन में जो हो आसानी हो सके। द्विपक्षीय जो भी द्विपक्षीय हो गया, बहुपक्षीय व्यापार हो गया, उसको सुसंगत बनाना होता है। सुसंगत मतलब क्या होता है भाई, आसान बनाना होता है, चाहे वो 2 देश कर रहे हो चाहे बहुत सारे देश मिलकर कर रहे हो, तो उसको आसान बनाना होता है। तो WTO क्या करता है, टैरिफ पॉलिसी लेकर आता है, शुल्क लेता है और गैर शुल्क सुविधाएं को हटाने में मदद करता है, जिससे वैश्विक व्यापार अधिक स्वतंत्र और कुशल बन सके, ठीक है। तो ये उसका काम है। भारत में खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। तो देखिए भारत में सबसे पहले क्या किया गया, कृषि उत्पादन में वृद्धि करी गई। भारत ने हरित क्रांति और आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाकर कृषि उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि हासिल की, जिससे खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित हो पाई, ठीक है, पहली। दूसरी, नगरीय केंद्रित खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम चलाए थे यहाँ पे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA और सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS के माध्यम से गरीबों को रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध करवाए, ठीक है ना। तो ये भारत ने कुछ नीतियां बनाई थी जिससे हमारे यहाँ जो खाद्य सुरक्षा है उसको क्या मिल सके, मजबूती मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि विविधीकरण को परिभाषित करें और जैविक कृषि का अर्थ बताएं। व्याख्या करेंगे किस प्रकार धारणीय विकास को प्रोत्साहित करती है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखते हैं कृषि विविधीकरण क्या होता है। कृषि विविधीकरण का मतलब है कि फसल पैटर्न में बदलाव या कृषि कार्यबल को अन्य सहायक गतिविधि जैसे पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी आदि की ओर हस्तांतरित कर देना, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, नहीं एक साथ बहुत सारे काम करना, कृषि भी करना और कृषि के साथ और भी ऐसी चीजें करना जिससे वहां से भी आपको क्या हो सके, मुनाफा हो सके, तो उसे क्या कहा जाता है, कृषि में विविधीकरण कहा जाता है, ठीक है। जैविक खेती के ऊपर जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। जैविक कृषि का अर्थ बताइए। तो जैविक कृषि क्या होती है। जैविक कृषि एक ऐसी कृषि प्रणाली है जो पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने और सुधारने पर केंद्रित होती है। इसमें प्राकृतिक खादों जैसे गोबर हो गया, कंपोस्ट और पारंपरिक तरीकों का उपयोग किया जाता है, जबकि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों से बचाया जाता है, ठीक है। यानी इसमें रासायनिक उर्वरकों का यूज ना करके खादों का यूज किया जाता है, गोबर वगैरह की, ठीक है। जिससे क्या होता है कि जो भूमि है वो खराब नहीं होती है और स्वास्थ्य पर भी इसका अच्छा असर पड़ता है, ठीक है ना। स्वास्थ्य खराब नहीं होता अगर हम जैविक खेती करते हैं, तो जो भी इससे प्रोडक्ट हम उत्पादन करते हैं जो भी, और ये क्या होता है पर्यावरण के लिए भी काफी अच्छी होती है, तो सतत विकास के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है।
सतत विकास में योगदान क्या है? पोषण युक्त उत्पादन होता है, जैविक उत्पादों से अधिक पोषक तत्व होते हैं क्योंकि इसमें रसायन नहीं होता है। मृदा संरक्षण, जैविक खेती मिट्टी की उर्वरता बनाए रखती है और क्षरण को कम करती है, यानी मिट्टी बहती नहीं है। मतलब मिट्टी की जो उर्वरता क्षमता होती है वो कम नहीं होती है क्योंकि इसमें हम रासायनिक खादों का यूज नहीं करते हैं। जलवायु अनुकूलता, इसमें रासायनिक उर्वरकों का उपयोग नहीं होता जिससे पर्यावरण प्रदूषण कम होता है, ठीक है ना। इसमें पर्यावरण नहीं फैलता है क्योंकि हम इसमें उर्वरकों का यूज नहीं कर रहे, और जो उर्वरक होते हैं वो क्या होते हैं? रसायन होते हैं, और रसायन क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं पर्यावरण को। स्थायी कृषि प्रणाली, जैविक खेती से जैव विविधता बनी रहती है जिससे प्राकृतिक संसाधनों का दीर्घकालीन संरक्षण संभव होता है, ठीक है ना। जैव विविधता बनी रहती है, इससे क्या होता है? जो भाई जमीन के जो भी इंसेक्ट हैं या जो भी जानवर वगैरह हैं उनको इससे कोई नुकसान नहीं होता है। तो ये जो होता है प्राकृतिक जो है पर्यावरण को अच्छा बनाने में, संतुलन बनाने में योगदान देती है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें बी पार्ट अथवा में दे रखा है, भारत में कृषि शिक्षा के प्रोत्साहन की आवश्यकता पर चर्चा करें। और दूसरा इसी में दे रखा है, उदाहरण सहित पर्यावरण की अवशोषण क्षमता की व्याख्या करें। तो दो क्वेश्चन है इसके अंदर। तो सबसे पहले देखते हैं, भारत में महिला शिक्षा को बढ़ावा देने की क्यों आवश्यकता है? भारत में महिला शिक्षा को बढ़ावा देना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि यह सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। देखिए, महिलाएं भी जो है वो समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, तो इसलिए अगर वो भी जो होंगी समाज में, उनको भी शिक्षा मिलेगी तो वो समाज में अपना अच्छा योगदान दे पाएंगी और आर्थिक विकास भी अपना अच्छे से कर पाएंगे, किसी पे निर्भर नहीं रहेंगी। महिला शिक्षा की आवश्यकता किस किस वजह से है? आर्थिक स्वतंत्रता और सशक्तिकरण, शिक्षित महिलाएं स्वरोजगार और नौकरी से अधिक अवसर प्राप्त कर सकती हैं जिससे उनकी आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ सकती है, ये कारण है। सामाजिक स्थिति में सुधार होगा, शिक्षा महिलाओं को समान अधिकार और निर्णय लेने की क्षमता मिलती है जिससे वे समाज में उनकी स्थिति मजबूत होती है। तीसरा, जनसंख्या नियंत्रण और स्वास्थ्य सुधार, शिक्षित महिलाएं परिवार नियोजन और स्वास्थ्य देखभाल के महत्व को समझती हैं जिससे प्रजनन दर घटती है, इससे महिलाएं और बाल स्वास्थ्य में सुधार होता है, ठीक है। तो ये महिलाएं जो है, महिलाओं को शिक्षित करना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदाहरण सहित पर्यावरण की अवशोषण क्षमता की व्याख्या करें। तो पर्यावरण की अवशोषण क्षमता का अर्थ और उदाहरण देखते हैं। पर्यावरण की अवशोषण क्षमता का अर्थ है पर्यावरण की वह क्षमता जिससे वह अपने भीतर होने वाले क्षरण को आत्मसात कर सकता है और पुनः संतुलित बना सकता है, ठीक है। यानी पर्यावरण अवशोषण का मतलब कि भाई जो भी हमारी प्राकृतिक चीजें खराब हो रही हैं वो उसको खुद से क्या कर सके, ठीक कर सके, तो उसे क्या कहा जाएगा? पर्यावरण की अवशोषण क्षमता, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया है, पर्यावरण का कुछ ज्यादा ही शोषण करना शुरू कर दिया है और बहुत ही ज्यादा हमने केमिकल, फर्टिलाइजर, प्लास्टिक, रसायन यूज किए हैं जिससे उसकी अवशोषण क्षमता क्या हो रही है? कम हो रही है, ठीक है। उदाहरण, जनसंख्या में वृद्धि की खपत हम कर सकते हैं। जनसंख्या की वृद्धि को अधिक खपत, देखो जनसंख्या वृद्धि होगी तो अधिक खपत होगी, ये बात तो है ही है, और उससे क्या होगा? संसाधनों पर दबाव पड़ेगा। तो विकासशील देशों में तेजी से बढ़ती जनसंख्या और विकसित देशों में अत्यधिक उत्पादन और उपभोग पर्यावरण पर भारी दबाव डाल रहा है। प्राकृतिक संसाधनों की समाप्ति, अत्यधिक खनन, वनों की कटाई और जल दोहन से कई संसाधन तेजी से विलुप्त हो रहे हैं, ये समस्या है। कचरा और प्रदूषण, औद्योगिक कचरा, प्लास्टिक प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन पर्यावरण की अवशोषण क्षमता से अधिक हो चुके हैं जिससे जलवायु परिवर्तन और परिस्थिति का संतुलन बिगड़ रहा है, ठीक है। तो ये कुछ उदाहरण है आपके कि पर्यावरण अवशोषण क्षमता किस तरह से कम हो रही है और उसको और ठीक करना जो है वो बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए, इसी के साथ हमारा सैंपल पेपर खत्म होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अगर कोई कमेंट करना होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर पेपर।